नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आज आपको नए नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। तो आज तक हमने कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ा? 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रियल नंबर्स के आगे भी कोई नंबर हो सकते हैं? क्या हमने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया जब हमने ये कहा हो कि रियल नंबर्स में इस सिचुएशन के सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं है? कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? तो चलिए हम 10th स्टैंडर्ड की फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला सीखा था हमने। वो फॉर्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के लिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे d क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी? b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने 3 सिचुएशंस के बारे में पढ़ा। पहली सिचुएशन थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में हमने सीखा था कि रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि रूट जो है वो रियल तो होंगे लेकिन वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। और सेकेंड सिचुएशन थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है? इक्वल टू 0 है, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो थर्ड सिचुएशन थी अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन को हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, यह कहकर कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं रियल नहीं है तो वो क्या होंगे? यानी कि कोई नंबर तो ऐसे हैं जो रियल नंबर के बाद भी कोई नंबर होंगे जिनके ऊपर इन इक्वेशंस के रूट्स पॉसिबल होते होंगे। तो चलिए इन नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसकी जर्नी क्या रही। पूरे नंबर सिस्टम की जर्नी की शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पर इन नंबर्स में 0 नहीं थी, तो नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड किया गया तो हमें मिले होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, जैसे कि -1, -2, -3। तो होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करने पर हमें मिले इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स ऐसे थे जो इंटीजर्स नहीं थे, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/7। तो वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता था उन नंबर्स के लिए आए रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है p/q फॉर्म में। क्यू वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, जैसे कि पाई, √2। तो इन नंबर्स के लिए इरेशनल नंबर्स आए। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा करने पर हमें मिले रियल नंबर्स। तो ये था हमारा रियल नंबर सिस्टम जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। फिर कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नजर आई जिनके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं थे। उनमें क्या था? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने के कारण हमें कुछ नंबर्स मिलते थे, जैसे कि -1√, -2√, -7√। तो ऐसे नंबर्स जो -1√, की फॉर्म में है उनको हम कहने लगे इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करने पर हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसा सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर ये सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये थी नेचुरल नंबर से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक की जर्नी। हाँ जी, इस तरह आपने देखा हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस थी जिनमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम अटक जाते थे। क्यों अटक जाते थे? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आते थे जैसे कि -1√, -2√,
-7 अंडर रूट। यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि इन नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करें, इन नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू हमने मान ली कि उसकी वैल्यू होती है -1 अंडर रूट, और आयोटा को डिनोट करते हैं इंग्लिश के लेटर आई से। तो इस आयोटा के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी थ्योरी जो है वो घूमती है। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम आयोटा के पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आयोटा के अलग अलग पावर्स हैं हमारे पास तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी। आयोटा की पावर्स क्या होंगी, यानी कि आयोटा का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो इसीलिए आयोटा क्यूब की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4, यानी कि आयोटा स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हमारी 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जिनको हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास आयोटा की पावर्स 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4k है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर k। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर अगर हम k लेते हैं तो उसका आंसर भी 1 आएगा। अब है कि अगर आयोटा की पावर 4k + 1 है, यानी कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आता है, तो ऐसा नंबर अगर आयोटा की पावर में आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम 1 पावर को सेपरेट कर रहे हैं और 4k पावर्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो 4k पावर्स की वैल्यू है 1, ये हमने अभी कैलकुलेट की है, इनटू में आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर्स अगर 4k + 2 की फॉर्म में है, यानी कि अगर कोई नंबर जिसको 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आए, तो ऐसे नंबर आयोटा की पावर्स में हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम आयोटा की पावर जो 2 है उसको सेपरेट कर रहे हैं और 4k पावर्स की वैल्यू 1 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर हमने सॉल्व की थी -1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -1। और लास्ट है कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर आए 3, यानी कि आयोटा की पावर्स हैं 4k + 3 की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम 3 पावर्स को सेपरेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे 4 ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। अब आपने आयोटा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, अब हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है a + आयोटा b की फॉर्म में। यहाँ पर a और b क्या होंगे, 2 रियल नंबर्स होंगे। तो यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो a और b है वो रियल वैल्यूज होंगी और इसको लिखा जाएगा a + आयोटा b की फॉर्म में। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें या फिर पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर a को हम कहते हैं रियल पार्ट और b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट है b और आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, हमने अपनी तरफ से इमेजिन किया है, इसीलिए b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और a को कहते हैं रियल पार्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 और 3 दोनों ही रियल वैल्यूज हैं। क्या -4 + √7 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? यस, क्योंकि -4 और √7 ये दोनों ही क्या है, रियल वैल्यूज हैं। रियल वैल्यूज के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों ही तरह के नंबर्स आते हैं, तो इसीलिए -4 + √7 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या 5 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं?
यस। अगर तो आप ये सोचते हैं कि 5 तो एक रियल नंबर है, लेकिन 5 एक नेचुरल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और रैशनल भी है। तो लेकिन 5 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5 + 0 आयोटा। यहाँ पर b क्या है, 0 है, तो b हमारा रियल नंबर होना चाहिए था, 0 भी एक रियल नंबर है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। तो ये हमारी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। तो इस तरह जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 8 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? यस। इसको हम लिख सकते हैं 0 + 8 आयोटा। यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 स्पेशल टाइप्स के बारे में, जिनमें पहली टाइप है प्योरली रियल। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं? वो नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, यानी कि b की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल 5, अभी हमने 5 को रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, उसको लिखा जा सकता है 5 + 0 आयोटा। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम प्योरली रियल कहते हैं और इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इनमें स्पेशल क्या है, b की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिनमें रियल पार्ट 0 होता है, जैसे कि 5 आयोटा। 5 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + 5 आयोटा। तो ऐसे नंबर जिनमें रियल पार्ट 0 होता है उनको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। थर्ड टाइप है इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि जिनमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नॉन जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा। ऐसे नंबर्स में आप देख रहे हैं a और b की वैल्यूज क्या है, नॉन जीरो है। तो उन नंबर्स जिनमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नॉन जीरो होते हैं उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या कोई ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो? 0 है। 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। तो ये प्योरली रियल है क्योंकि इसमें b की वैल्यू 0 है। ये प्योरली इमेजिनरी भी है क्योंकि इसमें a की वैल्यू 0 है। तो इस तरह आपने देखा कि जो 0 है ये प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है। ये तीनों ही टाइप्स, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर्स, तीनों ही जो टाइप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन 4 चॉइसेस में कौन सा नंबर प्योरली रियल है, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं तो उनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है या फिर डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि ये बेसिक्स है। जब भी हम कोई नए नंबर्स के बारे में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, पहले उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये चीजें सीखते थे। वही चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सीखेंगे कि उनको हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है। तो चलिए देखिए, अब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a + आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c + आयोटा d। तो मान लीजिए अगर हमने z1 + z2 को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में क्या है, एडिशन का साइन है, यानी कि a + आयोटा b + c + आयोटा d। तो इसमें रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, a + c + आयोटा b + d। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमने कैसे किया। तो मान लीजिए z1 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, z2 हमारे पास है 4 + 7 आयोटा। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन क्या होगी? तो यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 7 आयोटा। तो इसमें हम रियल पार्ट्स को अलग से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करेंगे। तो 2 + 4 कितना हुआ, 6, 7 + 3 कितना हुआ, 10। तो इस तरह हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन
फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती हैं। हमने रियल नंबर्स के ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम चेक करेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। सबसे पहला लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ऊपर आपने एग्जाम्पल में भी देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो एडिशन आया था वो क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। सेकेंड हमारे पास जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग Z1 प्लस Z2 बराबर होगा Z2 प्लस Z1, यानी कि उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिजल्ट सेम रहता है। आप Z2 प्लस Z1 अगर लेंगे ऊपर एग्जाम्पल में तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 6 प्लस 10 आयोटा ही आएगा। थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन में ब्रैकेट्स मैटर नहीं करती, चाहे आप Z1 प्लस Z2 की एडिशन में Z3 ऐड करें या फिर Z2 प्लस Z3 की एडिशन में Z1 ऐड करें, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि रिजल्ट 0 आए, तो वो नंबर होगा नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। फिफ्थ है एडिटिव आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि रिजल्ट हमारा सेम रहे, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, तो वो नंबर है 0। 0 क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो इसीलिए 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमने सीखना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 है 3 प्लस 7 आयोटा, Z2 है 1 प्लस 4 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 7 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 4 आयोटा। क्योंकि बीच में माइनस साइन है और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 1 बन जाएगा -1, 4 आयोटा बन जाएगा -4 आयोटा। अब इसमें भी हमने वही प्रोसीजर लगाना है जो हमने एडिशन में लगाया था। रियल नंबर्स को अलग से हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, और 7 आयोटा -4 आयोटा। चाहे तो आप इसमें से आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास टर्म आएगी 7 माइनस 4। तो 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3, और साथ में मल्टीप्लाई में है आयोटा। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है, तो इसमें हम Z1 इंटू Z2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। Z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 है 6 माइनस 4 आयोटा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो हमने सीखा था कि पहले फैक्टर को हम स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं दो पार्ट्स में। अगर 2 टर्म्स हैं तो 2 पार्ट्स बनते हैं, अगर 3 टर्म्स होती हैं तो 3 पार्ट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले फैक्टर में क्या है, 2 टर्म्स हैं, तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे 2 एंड +3 आयोटा। अब दोनों हिस्सों को हम दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 आयोटा के साथ, तो ये टर्म्स हमारे पास आएंगी 12 माइनस 8 आयोटा। इसी तरह 3 आयोटा को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आएंगी 18 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है 12। अब क्योंकि 18 आयोटा और -8 आयोटा ये दोनों ही इमेजिनरी नंबर्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स आप कह सकते हैं, तो इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगी, +10
आयोटा, क्योंकि 18 प्लस में है और 8 आयोटा माइनस में है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और क्योंकि 12 हमारे पास क्या है माइनस में है, तो ये टर्म आएगी +12 में, तो 12 + 12 ये हमें देगा 24 + 10 आयोटा। तो इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अपने पुराने मेथड से ही। जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला लॉ है क्लोजर लॉ, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट भी क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ऊपर आप देख रहे हैं Z1 × Z2 हमारे पास क्या आया था, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि Z1 × Z2 किसके इक्वल होगा, Z2 × Z1। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि प्रोडक्ट को हम चाहे Z1 × Z2 लिखें या फिर Z2 × Z1, रिजल्ट सेम होगा। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ, इसमें ब्रैकेट्स मैटर नहीं करती, यानी कि Z1 × Z2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं Z3 के साथ तो वो रिजल्ट सेम आता है जब हम Z2 × Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 के साथ। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 1 मिले, तो वो नंबर होगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/z। फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर z मिले, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं तो उनकी डिवीज़न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अगर मान लीजिए हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 7 आयोटा, Z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो Z1 / Z2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 - 7 आयोटा डिवीज़न में है 3 + 4 आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू हमें पता है -1 √ है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन के अंदर रैशनलाइजेशन सीखी थी, उसके अंदर हमने सीखा था किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनलाइज कैसे करना है। बिल्कुल ठीक उसी की तरह हम यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो बीच वाला जो साइन है, यानी कि जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस था तो हमने -4 आयोटा लिया, तो 3 - 4 आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो आप देखेंगे ऊपर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, 2 - 7 आयोटा × 3 - 4 आयोटा, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी जैसे कि हमने पीछे अभी सीखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नीचे हमारे पास क्या टर्म्स आ रही हैं, कुछ ऐसे आ रही हैं कि a + b है और दूसरा फैक्टर है a - b। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने ये फॉर्मूला सीखा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है a² - b²। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। a की वैल्यू है 3, यानी कि नीचे आएगा 3² - 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 4 आयोटा। अब ऊपर जो टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3 - 4 आयोटा -7 आयोटा × 3 - 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऊपर जब हम 2 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 - 8 आयोटा। इसी तरह 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस साइन है
तो अंदर वाली टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। -21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, डिवीज़न में है 9। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो है -1 और ये साइन जो -1 है तो साइन चेंज हो जाएंगे, +16 हो जाएगा। 6 -8 आयोटा -21 आयोटा -28, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर माइनस लेंगे और नीचे आ जाएगा 25। अब आप देख रहे हैं -28 ये रियल पार्ट है और 6 हमारा रियल पार्ट है, तो ये टर्म्स आ जाती हैं -22 और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -29 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो चाहे तो आप इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिख सकते हैं। तो 25 जो डिनोमिनेटर में है रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने अलग अलग कर दिया। तो इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीज़न को हमने सॉल्व कर लिया। हाँ जी, जैसे कि नाम से ऐसे लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होगा, लेकिन ये काफी आसान है। आपने एडिशन में देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन कितनी आसान है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दो रियल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के ऊपर भी हमने कौन सा रूल अपनाया, जो हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं कहीं से भी मुश्किल चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखना ना भूलिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।